हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शन। और इस चैप्टर के हम 4 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं और उन 4 पार्ट्स में हमने 2 एक्सरसाइज विद कॉन्सेप्ट खत्म कर दिए। तो आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 के कॉन्सेप्ट्स को हम सीखेंगे। यानी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। मैंने आपको पिछली वीडियोज में रिलेशन अच्छे से समझा दिया है। मैंने पूरा चैप्टर 1 आपको पूरे एक्सरसाइज के साथ समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखिए। सेट थ्योरी के नाम से वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी और मैं लिंक भी डाल दूंगा। और इस प्लेलिस्ट में हम 4 वीडियो डाल चुके हैं चैप्टर 2 की। और आज हम बात करने वाले हैं फंक्शन की और कुछ फंक्शंस के ग्राफ की बात करेंगे, उनके डोमेन की बात करेंगे और रेंज की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये जो वीडियो है क्लास 11th, क्लास 12th, CUET एग्जाम देने वाले और JEE एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। स्पेशली 11th-12th के लिए तो ये है ही, क्योंकि ये पूरा NCERT बेस्ड है। और JEE CUET एग्जाम में भी अगर आपको अपने बेसिक्स को क्लियर रखना है, स्पेशली CUET एग्जाम इतना टफ नहीं आता, वहां पर भी इजी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। लेकिन JEE एग्जाम में आपको टफ क्वेश्चंस मिलते हैं। तो आपको बेसिक्स आपको सभी एग्जाम्स के लिए क्लियर रखने चाहिए और ये वीडियो सभी एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा फंक्शन। तो एक फंक्शन क्या होता है, अगर हम एक फंक्शन को समझे, फंक्शन को अगर मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है। मैंने क्या बोला? फंक्शन क्या है? एक रिलेशन है। पहला पॉइंट मुझे यहां पर यह पता चला कि फंक्शन क्या है? एक रिलेशन ही होता है। और वो एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें जिसमें हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट हो। हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट हो, या मैं कह सकता हूं कि हर प्री इमेज की सिर्फ एक ही इमेज हो। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारे घर में होता है टीवी का रिमोट। अगर टीवी के रिमोट से अगर आप वॉल्यूम को अप करोगे तो वॉल्यूम अप होगी, वॉल्यूम को डाउन करोगे तो वॉल्यूम डाउन होगी। ऐसा नहीं होगा कि वॉल्यूम वाले बटन से वॉल्यूम भी अप हो रही है और चैनल भी चेंज हो रहा है, यानी आप एक इनपुट दे रहे हो और आपको दो दो आउटपुट उससे मिल रहे हैं, तो वो फंक्शन नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके 2 बटन से एक काम हो रहा हो। आपके टीवी के रिमोट में 2 बटन से एक काम हो सकता है, लेकिन एक बटन से 2 काम नहीं हो सकते। यानी 2 इनपुट पे सेम आउटपुट आ सकता है, 2 अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ सकता है, लेकिन एक ही इनपुट पर सेम आउटपुट नहीं आता। जो भी मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुने। 2 अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ सकता है फंक्शन में, लेकिन एक ही इनपुट पर 2 अलग अलग आउटपुट नहीं आ सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि ये एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। एक सेट बी है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी और सी। और ये एक रिलेशन आर डिफाइन है ए टू बी। तो अगर आप देखें, जब मैंने इनपुट 1 दिया तो मेरे लिए आउटपुट ए था। जब मैंने इनपुट 2 दिया तो आउटपुट बी था। जब मैंने इनपुट 3 दिया तो भी आउटपुट बी है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो रही है कि हर इनपुट के लिए केवल एक ही आउटपुट है। इसके लिए एक ही आउटपुट है, इसके लिए एक ही आउटपुट है और इसके लिए भी एक ही आउटपुट है। और जो चीज मैंने बोली कि 2 डिफरेंट इनपुट पर सेम आउटपुट पॉसिबल है, उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 अलग अलग इनपुट हैं 2 और 3, लेकिन आउटपुट सेम है बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि 3 से 2 आउटपुट आपको मिल रहे होते, 3 से बी भी मिल रहा होता, 3 से सी भी मिल रहा होता, तो ये फंक्शन नहीं होता। जैसे कि आप इसमें देखो, इस वाले एग्जांपल में 1 से ए भी आउटपुट आ रहा है और 1 से बी भी आउटपुट आ रहा है। यानी इनपुट तो आप 1 दे रहे हो, इनपुट तो आप 1 दे रहे हो, लेकिन आउटपुट आपको दो दो मिल रहे हैं, ए और बी। तो दिस इज नॉट द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि 2 अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आना पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा। लेकिन एक ही इनपुट पर 2 अलग आउटपुट आना ये पॉसिबल नहीं है, तो वो फंक्शन नहीं है। वो रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई। इस एग्जांपल को देखो, इससे एक इनपुट, इससे एक इनपुट, इससे कोई हमें सॉरी 1 से एक आउटपुट, 2 से एक आउटपुट, लेकिन 3 से तो हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा। यानी रिमोट का एक बटन ऐसा है जो काम ही नहीं कर रहा, हमें कुछ दे ही नहीं रहा।
तो ये भी फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है। यानी आपको दो चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट होना चाहिए। हर इनपुट का आउटपुट होना चाहिए और एक ही आउटपुट होनी चाहिए। या मैं ये कह सकता हूं कि हर प्री इमेज की एक ही इमेज होनी चाहिए और होनी चाहिए। ये नहीं कि है ही नहीं किसी की, जैसे इसमें 3 की है ही नहीं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। इसमें देखो 1 का, 2 का, 3 का सबकी इमेज है और सबकी एक ही इमेज है। 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। तो एक तो ये और ये हमारे फंक्शन नहीं है। आपको बात समझ में आई? तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, एक मान लो सेट ए है, एक सेट बी है। अगर आपको कुछ भी ऐसा दिख रहा है, इस तरीके की शेप दिखे कि भाई एक ही इनपुट पर दो दो आउटपुट आ रहे हैं, तो दिस इज नॉट फंक्शन। अगर दो सेट है, अगर ऐसा है कि दो अलग अलग इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है, तो दिस इज अ फंक्शन। और हर एलिमेंट का, या मैं कहूं हर प्री इमेज की एक इमेज होनी चाहिए, हर इनपुट पर आउटपुट होना चाहिए। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो सिंपल, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आपके पास, वापस से देख लो, दो सेट हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर आप एक ही इनपुट पर दो दो आउटपुट ले पा रहे हो तो वो फंक्शन नहीं होता। अगर आपके पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, अगर आपके दो इनपुट पर सेम आउटपुट है, यानी इस तरह की शेप अगर आपको दिख रही है, तो ये फंक्शन होगा। और तीसरी चीज मैंने ये बताई कि हर इनपुट पर आउटपुट होना चाहिए, हर इनपुट पर आउटपुट होना चाहिए। अगर आपने ये चीज याद रख ली तो आपको फंक्शन क्लियर हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं। वापस से आते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पर। तो यहां पर जो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको सारे एग्जांपल क्लियर होंगे। एक बार ये पढ़ लेते हैं। आ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी। यानी सबसे पहली चीज तो फंक्शन एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। भाई इन चीजों की जड़ कौन था? सेट था, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है। अगर सेट ना होते तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ना होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट ना होता तो रिलेशन ना होता, रिलेशन ना होता तो फंक्शन ना होता। तो पहले एक सेट आया, जब दो सेटों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या मैं कहूँ उनका क्रॉस किया, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को हमने रिलेशन बोल दिया। और रिलेशन क्या है? रिलेशन का ही एक टाइप फंक्शन होता है, जिसमें हर इनपुट का एक और सिर्फ एक ही आउटपुट होता है और सबका होना चाहिए आउटपुट, ये नहीं कोई खाली रह गया। तो ये था हमारा फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ट्राई करते हैं। लेट n बी अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हमसे कहा गया है कि n जो है एक सेट है नेचुरल नंबर्स का, एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन n सच एज। तो रिलेशन क्या डिफाइंड है? x, y such that y is equal to 2x and x, y belongs to natural number. What is domain, what is codomain and range of R is this relation or function? ठीक है, तो आपसे ये कहा गया है कि एक रिलेशन है R, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि भाई R रिलेशन इस तरीके से है कि उसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं x, y, और जो y है, वो x का डबल है। जो y है वो x का डबल है। अगर x1 है तो y2 है, x2 है तो y4 है, और x और y क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर x1 है तो x अगर 1 है तो y कितना है? 2 है। इसमें रख के देख लो, x अगर 2 है तो y कितना है? 4 है। x अगर 3 है तो y कितना है? 6 है। x अगर 4 है तो y कितना है? 8 है। और ये ऐसे ही चलता जाएगा, क्योंकि x किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई हमें, ठीक है। तो अगर मैं इनके मैपिंग डायग्राम को बनाने की कोशिश करूं, तो अगर मेरे पास ये दो सेट हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है, ठीक है, और दोनों ही सेट में क्या है? नेचुरल नंबर से, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब सेट के नाम नहीं दिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ इसमें x की वैल्यू रख देता हूँ 1 2 3 4, और ये ऐसे चलती जाएगी,
ठीक है, और इसमें क्या रख देता हूँ, y की वैल्यू 2, 4, 6, 8 और ये चलती जाएगी। अब इसमें देखो, जब मैंने 1 डाला तो मुझे आउटपुट मिला 2, जब मैंने 2 इनपुट डाला तो आउटपुट मिला 4। यहाँ देखो ना, x को मैं इनपुट बोलूंगा, y को आउटपुट बोलूंगा, ये ध्यान रखना। जब मैंने 3 इनपुट डाला तो आउटपुट मिला 6, जब मैंने 4 डाला तो 8। तो आप कितने भी डाल लो, दूसरा जो उस पर डबल आएगा। क्या आपको एक ही इनपुट पर 2 आउटपुट मिलने पॉसिबल हैं क्या? आगे 5, 6, 7 है, कुछ भी नंबर डालो, सबका एक ही आउटपुट होगा। अगर मैं 10 डालूंगा तो 10 का आउटपुट ना 20 होगा, अगर मैं 50 डालूंगा तो 50 का आउटपुट 100 होगा। यानी हर इनपुट का केवल एक ही आउटपुट है। तो क्या ये फंक्शन है? यस, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन। और क्या पूछा गया है? और पूछा गया है, हाँ ये हमने बता दिया फंक्शन है। डोमेन, डोमेन क्या होगा? डोमेन मैंने बताया था कि जो भी हम इनपुट्स दे रहे हैं वो हमारे डोमेन है। तो इनपुट सारे नेचुरल नंबर, तो डोमेन क्या होगा? एन होगा, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और रेंज क्या होगी? रेंज क्या होती है? जो हमें आउटपुट मिलता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो आउटपुट क्या मिल रहा है? ऑल इवन नंबर्स। तो रेंज क्या होगी? इसको हम लिख सकते हैं, रेंज जो होगी वो होगी y बिलोंग्स टू इवन नंबर्स, ऐसे लिख दो। ठीक है, इवन नंबर्स। और कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ये दूसरे वाला सेट जो होता है, मतलब दूसरे वाला सेट मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर। क्योंकि भाई देखो, ये जो सेट बी है ये भी क्या है, इसमें सारे नेचुरल नंबर है, वो मैंने लिखे नहीं है, उसको आप लिखना चाहो तो लिख दो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। ठीक है, तो कोडोमेन क्या होगा? ऑल नेचुरल नंबर्स। डोमेन भी नेचुरल नंबर्स। रेंज क्या होगी? इवन नंबर्स। और जो हमारा रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, क्योंकि हर इनपुट पर केवल एक ही आउटपुट हमें मिल रहा है। ठीक है, अब देखो, डोमेन एंड रेंज आपको मैंने रिलेशन में समझाई थी, फंक्शन में भी एक बार समझ लो। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने बता दिया है, फिर से दोबारा देख लो। यहीं बता देता हूँ, या चलो इस पे बताता हूँ, इस पे सुनो, इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। पहले ये देखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन क्या होती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो सेट लिए, एक सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक है, जब मैं 1 इनपुट डाल रहा हूँ तो मुझे आउटपुट 1 मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल और भी नंबर्स हैं, 2 है, ठीक है, 5 है, 10 है, 18 है। ठीक है, चलो, तो ये मेरा एक रिलेशन डिफाइंड है। क्या ये फंक्शन है? पहले आप ये बताइए मुझे। हाँ ये फंक्शन है, क्योंकि हर इनपुट पर केवल एक ही आउटपुट है। हर इनपुट पर केवल एक ही आउटपुट है और हर इनपुट का आउटपुट है, तो ये एक फंक्शन है। अब मैंने आपको बताया था कि डोमेन क्या होता है। डोमेन वो होता है जो जो हम इनपुट दे रहे हैं अपने फंक्शन में, उसको हम बोलते हैं डोमेन। जो जो इनपुट्स हम दे रहे हैं अपने फंक्शन में उसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन। तो इनपुट क्या दे रहे हैं? 1, 2, 3। अब देखो, सिंपल सी चीज, एक चीज यहाँ ये समझो, अगर यहाँ 4 और होता तो क्या ये फंक्शन होता? क्या ये फंक्शन होता? इस केस में क्या ये फंक्शन है? नहीं, क्योंकि 4 पे कोई आउटपुट ही नहीं है। 4 पे कोई आउटपुट है ही नहीं। इस केस में डोमेन, जब फंक्शन ही नहीं है तो मैं फंक्शन का डोमेन बता ही नहीं सकता। तो मैं किसका डोमेन बताऊंगा? रिलेशन का। मैं किसका डोमेन बताऊंगा? क्योंकि ये रिलेशन है, अब फंक्शन नहीं है। एक चीज समझो ध्यान से, रिलेशन क्या है? एक फंक्शन है जिसमें हर इनपुट का एक आउटपुट होता है, लेकिन इस रिलेशन के इस इनपुट का कोई आउटपुट ही नहीं है, तो ये फंक्शन है ही नहीं। और अगर ये फंक्शन है ही नहीं तो इसका कुछ डोमेन नहीं है। हाँ ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, तो इसका डोमेन मैं बता सकता हूँ। इसका डोमेन होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, या सॉरी 1, 2, 3 नॉट 4। ओके, अब अगर मैं यहां से 4 हटा दूं, अब ये फंक्शन है, अब ये फंक्शन है, और इसका डोमेन अब क्या होगा? 1, 2, 3। रेंज क्या होगी? जो जो मुझे आउटपुट मिल रहे हैं वो रेंज होगी, 1, 4, 9, ये इसकी रेंज होगी। और कोडोमेन क्या होगा? ये जो दूसरा पूरा सेट है इसको हम कोडोमेन बोलेंगे। सेम इसमें भी डोमेन, जो हम इनपुट दे रहे हैं 1, 2। अच्छा, क्या ये, सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ, क्या ये फंक्शन है? ये तो फंक्शन है ही नहीं। अरे भाई ये तो फंक्शन ही नहीं है, 4 खाली रह गया, तो इसका तो हम डोमेन निकाल ही नहीं सकते। हाँ अगर मैं इस 4 को हटा दूं, लो हटा दिया मैंने, अब बताओ, अब ये फंक्शन है? यस, अब ये फंक्शन है। इसकी डोमेन क्या होगी? जो जो इनपुट दे रहे हैं वो डोमेन।
रेंज क्या होगी, जो जो आउटपुट आ रहा है वो रेंज, और कोडोमेन ये पूरा सेट, ये पूरा सेट। ठीक है, चलिए तो ये चीज मैंने आपको बता दी है। आइए इस क्वेश्चन पर आते हैं। एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, examine each of the following relation given below and state in each case giving reason whether it is a function or not। तो फर्स्ट वाले में एक रिलेशन दिया हुआ है, 2 का 1 के साथ रिलेशन, 3 का 1 के साथ रिलेशन, 4 का 2 के साथ रिलेशन। यानी यहाँ अगर 2 3 4 डाल दो, यहाँ डाल दो 1 और 2, 2 का 1 के साथ रिलेशन, 3 का 1 के साथ रिलेशन और 4 का 2 के साथ रिलेशन। हर इनपुट का एक आउटपुट है, हर इनपुट का आउटपुट है और एक ही है, तो ये हमारा फंक्शन होगा। सेकंड वाला देखो, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, तो एक तो 2 आ जाएगा, एक 3 और 4 इसमें डाल दो, और दूसरे वाले में क्या डाल दो, 2 4 3, 2 4 3, और 4 ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है। तो बोल रहा है 2 का 2 के साथ, और 2 का वापस 4 के साथ, 2 का वापस 4 के साथ, 3 का 3 के साथ और 4 का 4 के साथ। अब आप ये देखो, इनपुट है मेरा 2 और दो दो आउटपुट मुझे मिल रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं। ठीक है, थर्ड वाले में देखो, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, 6 का 7 के साथ, तो ये फंक्शन है। क्योंकि देखो ये वाली चीज सारी अलग अलग है, 1 2 3, यानी इनपुट सारे अलग अलग है ना। और अगर इनपुट अलग अलग है यानी हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट आ रहा है, हर इनपुट का अलग अलग आउटपुट आ रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। चाहे तो आप इसको मैपिंग डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने डोमेन एंड रेंज बता ही दी है। डोमेन क्या होता है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं फंक्शन में वो डोमेन है। रेंज क्या है, जो भी हमें आउटपुट मिल रहा है वो रेंज है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ फंक्शंस और उनके ग्राफ की बात करते हैं, और उसमें सबसे पहला फंक्शन है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन को समझने के लिए देखो, मैं अब जो यहाँ पर फंक्शन बताने वाला हूँ उनके ग्राफ भी आपको बताऊंगा और उनकी डोमेन एंड रेंज भी आपको बताऊंगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, एक फंक्शन जो कि डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, सारे रियल नंबर से हमारे क्या है, इनपुट है, और सारे रियल नंबर से हमारे आउटपुट है। ठीक है, या मैं ये कह सकता हूं कि अभी मैं इनपुट आउटपुट पे कमेंट नहीं कर रहा क्या है, मैं सिर्फ इनपुट पे कमेंट कर सकता हूं, क्योंकि देखो इस चीज को थोड़ा समझो। एक फंक्शन है, हमसे क्वेश्चन में ये कहते हैं ये एक फंक्शन है। अब अगर ये एक फंक्शन है तो ये तो बात निश्चित है ना कि सारे इनपुट का एक आउटपुट होगा। अगर ये एक फंक्शन है तो ये बात निश्चित है कि हर इनपुट का एक आउटपुट होगा। यानी इसमें ये कहा जा रहा है कि सारे इनपुट क्या है, रियल नंबर्स है। समझ रहे हो बात, मैंने क्या बताया, एक फंक्शन तभी तो पॉसिबल है जब यहाँ जितने इनपुट दोगे उतने ही आउटपुट आपको, या मैं कहूँ उन सबके आउटपुट आपको मिल रहे होंगे, है ना। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। एक फंक्शन तभी पॉसिबल है जब आपको हर इनपुट पे आउटपुट मिल रहा होगा। अब ये कह रहा है कि ये एक फंक्शन है, यानी हर इनपुट पे एक आउटपुट होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसका डोमेन क्या होगा, ये पूरे रियल नंबर्स इसके डोमेन होंगे। ठीक है, अगर आपको ये बात समझने में थोड़ी कठिनाइयां आ रही है तो कोई बात नहीं, आप अभी इस ग्राफ को देखिए जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। चलो, तो अगर एक फंक्शन R2R डिफाइंड है और वो फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x, तो इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और ये जो f(x) है इसको हम जनरली y भी बोल देते हैं। तो y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x, ये एक फंक्शन है। अब अगर मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूं तो इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा, जब मैं x की वैल्यू जीरो डालूंगा, ठीक है, तो y मुझे 0 मिलेगा। जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y मुझे 1 मिलेगा। भाई y इज इक्वल टू x का मतलब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 0 डाल रहा हूं तो y 0, x की वैल्यू अगर 1 डाल रहा हूं तो y 1, x की वैल्यू अगर 2 डाल रहा हूं तो y 2। यानी जो मैं x की वैल्यू डालूंगा वही मुझे y मिलेगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी
फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, अगर मैं यहाँ, इसका ग्राफ क्या होगा अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, सीधी नहीं हुई, ठीक है। और मैं अब ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मेरी वैल्यूज हैं, यहाँ पर मेरी वैल्यूज हैं एक्स की, और यहाँ पर मेरी वैल्यूज हैं वाई की। तो आइडेंटिटी फंक्शन में जब मैं इसको मैं वाई भी बोल सकता हूँ, ये चीज मैंने आपको बता दी है। जब मैं एक्स की वैल्यू यानी जब मैं इनपुट 0 दूंगा तो मुझे आउटपुट 0 मिलेगा भाई। वाई इज इक्वल टू एक्स में जब मैं एक्स की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ तो वाई 0, जब मैं एक्स की वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो वाई 1। यानी जब मैंने एक्स की वैल्यू डाली 1 तो वाई भी कितना मिला 1। जब मैंने एक्स की वैल्यू डाली 2 तो वाई भी कितना मिला 2। जब मैंने एक्स की वैल्यू डाली 3 तो वाई भी कितना मिला 3। जब मैंने एक्स की वैल्यू डाली 0 तो वाई मिला 0। जब मैंने एक्स की वैल्यू डाली -1 तो वाई कितना मिला -1। जब मैंने एक्स की वैल्यू डाली -2 तो वाई कितना मिला -2। ठीक है, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? और जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगा इस तरीके से, ये हमारा किसका ग्राफ है, आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर हुआ आपको? अब एक बार फिर से समझ लीजिए ग्राफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन मैंने कैसे बनाया। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी फंक्शन बोलता हूँ। आइडेंटिटी फंक्शन मैंने मतलब ये है कि जितनी मैं x की वैल्यू डालूंगा वही मुझे y मिल रहा है। अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y 0, x की वैल्यू अगर 1 डाली तो y 1, x की वैल्यू अगर 2 डाली तो y 2। और उसी को मैंने इस ग्राफ पर दर्शाया कि 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, 2 पर 2 आ रही है, 3 पर 3 आ रही है। और जब मैंने इन पॉइंट्स को मिलाया तो मुझे एक ऐसी लाइन मिली जो ओरिजिन से पास होकर जा रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका डोमेन क्या होगा। तो डोमेन का मतलब मैंने आपको बताया था कि मैं इस फंक्शन में क्या क्या इनपुट डाल सकता हूँ, इस फंक्शन में मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता हूँ वो इसका डोमेन है। तो इसमें मैं क्या क्या डाल सकता हूँ, मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, तो इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या है कि भाई मुझे आउटपुट में क्या क्या मिल सकता है। तो भाई जो जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ मुझे आउटपुट वही मिलेगा। अगर मैं इनपुट में 1 डालूंगा तो आउटपुट 1, 10 डालूंगा तो आउटपुट 10। तो अगर मैं इनपुट में सारे रियल नंबर्स डाल रहा हूँ तो रेंज में सारे रियल नंबर्स मुझे मिल जाएंगे। तो ये इसकी डोमेन एंड रेंज हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अगर मेरा कोई फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, तो कांस्टेंट फंक्शन को हम लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सी से। और मैंने अब ये बोला कि मैं इसको y भी बोल सकता हूं। और यहां पर c क्या है, एक कांस्टेंट है। और इसका ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो आप इनपुट में कुछ भी दे लो, क्या आउटपुट पे कुछ फर्क पड़ेगा, है ना। अगर मैं कहूं कि एक y इज इक्वल टू 5 है, y इज इक्वल टू 5 है, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन। तो भाई चाहे आप इनपुट में कुछ भी डालो ये आउटपुट तो 5 ही रहेगा। यानी अगर मान लो यहाँ पॉइंट सी है, यहाँ अगर पॉइंट सी है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ होगा। यानी आप चाहे x की वैल्यू 1 डालो, चाहे 2 डालो, चाहे 3 डालो, चाहे 4 डालो, कुछ भी फर्क इस पे नहीं पड़ेगा। आउटपुट पे हमें हमेशा क्या मिलेगा, c ही मिलेगा। ठीक है, ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन और रेंज की। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब ये है कि हम इसमें इनपुट क्या क्या डाल सकते हैं, तो कुछ भी डाल दो इनपुट तो ऑल रियल नंबर्स। लेकिन रेंज क्या होगी कि भाई रेंज जो होगी वो सी ही होगी। मतलब आउटपुट पे हमेशा हमें 5 ही मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 5, ठीक है, मैं इसको 5x रेज टू द पावर 0 लिख सकता हूँ।
क्योंकि क्योंकि एक्स रेज टू द पावर 0 1 होता है। अब आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालो, यहाँ 1 2 3 4 5 कुछ भी डालो, तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। एक्स की वैल्यू 2 डालोगे 2 रेज टू द पावर 0 1, तो वाई की वैल्यू 5 आई। एक्स की वैल्यू 10 डाल दो 10 रेज टू द पावर 0 1, तब भी वाई की वैल्यू 5 आई। यानी एक्स की वैल्यू आप कुछ भी डालते रहो, आउटपुट पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो रेंज क्या होगी, हमेशा 5 ही होगी उस फंक्शन की। लेकिन यहाँ पर मैंने सी मानी है तो सी हो गई। बात समझ में आई आपको? इस फंक्शन से आप थोड़ा इसको रिलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कांस्टेंट फंक्शन, इसकी डोमेन ऑल रियल नंबर्स, रेंजेस सी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन। जेई एग्जाम, सीयूईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। आइए तो शुरू करते हैं, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? मॉडुलस फंक्शन को मैं डिफाइन कैसे कर सकता हूं? मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, मोड ऑफ एक्स के इक्वल होगा। अब ये जो मोड ऑफ एक्स है, इसकी कहानी समझ लीजिए। मोड ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि अगर ये एक्स पॉजिटिव है, यानी ये एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो ये मॉडुलस किसके साथ खुलता है? पॉजिटिव के साथ ही खुलता है। अगर ये एक्स नेगेटिव है, यानी अगर मोड एक्स लेस देन 0 है, तो ये मोड किसके साथ खुलेगा? नेगेटिव के साथ खुलेगा। और अगर ये 0 है, एक्स की वैल्यू अगर 0 है, तो इसकी वैल्यू 0 ही आई। समझिए इस चीज को मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि अगर मोड के अंदर -5 है, तो मोड के अंदर कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिव क्वांटिटी। तो जब ये मॉडुलस हटेगा तो एक माइनस साइन के साथ हटेगा, यानी इसका आंसर होगा +5। और अगर मोड के अंदर खाली 5 है, तो इस मोड के अंदर कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है, तो मोड पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, तो इसका आंसर 5 हुआ। यानी मोड के अंदर चाहे कोई नेगेटिव नंबर हो चाहे कोई पॉजिटिव नंबर हो, फाइनल में पॉजिटिव ही आता है। लेकिन अगर हम अंदर की कहानी समझे, जो कि मैंने आपको यहां पर समझाई है, कि भाई अगर x की वैल्यू -5 है, तो ये मोड कैसे खुलेगा? एक माइनस के साथ खुलेगा, इसलिए मैंने यहां पर एक माइनस लगाया है, तो माइनस माइनस प्लस होकर 5 हो जाएगा। अगर इसके अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, तो मोड हमेशा पॉजिटिव के साथ ही खुलेगा, और अगर इसके अंदर 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मोड की कहानी समझ में आई होगी। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होता है? अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं, तो सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी वाई एक्सिस है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर -3 है। ठीक है, तो मोड क्या कहता है? मोड ये कहता है कि जब आप इनपुट 1 दोगे, तो आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, है ना। मोड ऑफ 1 का आउटपुट 1 होगा। जब आप मोड ऑफ 2 दोगे, तो आउटपुट आपको 2 ही मिलेगा, यानी 2 पे क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। अगर यहाँ पर 2 है, तो 2 पे 2 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इधर -1 का मोड डालोगे, अगर आप नीचे लिख देता हूं, चलो, अगर आप लिख रहे हो मोड ऑफ -1, तो अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ये एक नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो माइनस ऑफ -1 क्या होगा? +1, यानी -1 पे भी 1 ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, -2 पे मोड ऑफ -2 क्या होगा? एक माइनस के साथ खुलेगा, तो 2 आया, सॉरी यहाँ पे 1 है, तो 2 आया, यानी -2 पे मुझे क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, और 0 पे मुझे 0 ही मिलेगा। और अगर मैं इन सब लाइंस को आपस में मिला दूं, तो मुझे मिल जाएगा ग्राफ। तो ये होता है हमारा मॉडुलस का ग्राफ। नाउ लेट्स मूव टू द सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन डिफाइंड है R2R, तो सिग्नम फंक्शन fx को मैं डिफाइन करूंगा SGN, शॉर्ट में लिख सकते हैं, और सिग्नम ऑफ x। अब ये कैसे डिफाइन होता है? सिंपल, सिग्नम ऑफ x क्या होगा? सिग्नम ऑफ x की वैल्यू, अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो सिग्नम हमेशा 1 होगा। अगर x इक्वल्स टू 0 है, तो सिग्नम हमेशा 0 होगा। अगर x इज लेस देन 0 है, तो सिग्नम ऑफ दैट फंक्शन वुड बी -1।
एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे पूछूं सिग्नम ऑफ -23, तो इसका आंसर क्या होगा? ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो अगर x नेगेटिव है तो -1। अगर मैं आपसे पूछूं सिग्नम ऑफ 46, तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए 1। ओके, क्लियर हुआ? तो ये हमारी सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन होती है। आइए अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे काम करता है, तो वापस से पहले मैं 2 लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। सिग्नम फंक्शन, अच्छा ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3 -4, -1 और -2। आइए इसको समझते हैं। अब आप एक चीज ध्यान दें, मैंने आपको बताया कि सिग्नम जीरो की वैल्यू क्या होगी? सिग्नम जीरो की वैल्यू क्या होगी? जीरो, यानी जीरो पे तो वैल्यू जीरो होगी। और अगर जीरो से ज्यादा है, यहाँ देखो ध्यान से, मैंने यहाँ डिफाइन किया है, अगर x की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो सिग्नम की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो यानी यहां पर वैल्यू क्या होगी? ऑलवेज 1 ही होगी। तो यहां पर मैं लगाऊंगा होलो सर्कल और इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, यानी आप ध्यान से देखो, सिग्नम में 2 डालो तब भी 1, 3 डालो तब भी 1, 4 डालो तब भी 1, अब आगे कुछ भी डालते रहो ये 1 ही रहेगी। जीरो पे जीरो है तो मैंने डार्क डार्क किया इसको, 1 पे मैंने क्या किया है? होलो किया है। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आई? सॉरी, जीरो पे, सिग्नम जीरो पे तो जीरो वैल्यू होती है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंने होलो लगाया और यहाँ पे डार्क। अब जीरो से ज्यादा जितनी वैल्यू होगी सब पे 1। ऐसे ही इधर क्या होगी? इधर होगी आपकी जीरो पे तो जीरो ही होगी, -1 पे क्या हो जाएगी? -1 पे -1, 2 पे भी -1, 3 पे भी -1। तो ये यहाँ पर होलो और ये बन गया इसका ग्राफ। बताइए क्या आपको ग्राफ क्लियर हुआ? इस तरीके से ग्राफ बना। डोमेन इसकी क्या होगी? डोमेन मतलब इसमें मैं क्या क्या इनपुट डाल सकता हूं? तो कुछ भी डाल सकता हूं, तो ऑल रियल नंबर्स। और रेंज क्या होगी? रेंज मतलब आउटपुट इसमें क्या क्या आ सकता है? एक तो -1 आ सकता है, 0 आ सकता है और एक 1 आ सकता है। तो ये इसकी डोमेन एंड रेंज हो गई। क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा सिग्नम फंक्शन। नाउ दिस इज द लास्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है आइए समझते हैं। तो सबसे पहली चीज, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं इस ब्रैकेट के अंदर डालता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा 2.4, तो मुझे इसका मतलब क्या है कि 2.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले ये देख लो नोट कैसे करते हैं। अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है f(x) और वो डिफाइंड है R to R, और उसको हम लिखेंगे कैसे? f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसको मैं y के इक्वल भी बोल देता हूं। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 बताओ, तो मैं नंबर लाइन पर जाऊंगा। नंबर लाइन पर मैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर लिखे। अब मैं 2.5 को ढूंढूंगा, तो 2.5 2 और 3 के बीच में कहीं यहां आएगा। तो मुझे क्या देखना है? उसके लेफ्ट में जो इंटीजर है वो क्या है? 2। तो इसका आंसर क्या हुआ? 2। तो आपको जिसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, आप नंबर लाइन पर जाकर उसका लेफ्ट वाला इंटीजर देखिए, वही आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। जैसे कि मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.5, तो मैं नंबर लाइन पर जाऊंगा। नंबर लाइन पर 4.5 कहाँ आएगा? 4 और 5 के बीच में आया, तो उसके लेफ्ट में क्या है? 4। तो ये इसका आंसर क्या होगा? 4 होगा। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ, एक सेकेंड इनको मैं चेंज कर लेता हूं। अगर मैं आपसे कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि आप नंबर लाइन पर जाइए, आप 2 को डिनोट कीजिए, 2 के बाद 3 आएगा, इन दोनों के बीच में 2.5 कहाँ आएगा?
बताइए जल्दी से, तब तक मैं इंक सेलेक्ट कर लेता हूँ जो इस पर अच्छे से चल जाए। हाँ ठीक, तो 2.5 कहीं यहाँ आएगा, तो आपको उसके लेफ्ट वाला इंटीजर देखना है। तो इसके लेफ्ट वाला इंटीजर क्या है? 2। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ? 2 हुआ। मैंने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 4.5। तो वापस से आपको नंबर लाइन पर जाना है, 4 और 5 के बीच में 4.5 आएगा। 4.5 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 4। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? 4 होगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ -3.5, तो नंबर लाइन पर जाइए, 0 यहाँ होगा, -1, -2, -3, -4, -3.5 कहीं यहाँ होगा। उसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? -4। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा? -4। ठीक है, तो ये नहीं कि भाई इसका 4 आ रहा है तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ 2 लिख दिया। नेगेटिव नंबर में ध्यान रखना, नंबर लाइन पर जो लेफ्ट साइड में नियरेस्ट इंटीजर है वही क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है किसी भी नंबर का। अब आते हैं इसके ग्राफ पर। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, आइए समझिए। तो पहले मैं यहां पर 2 एक्सिस, चलिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये तो मेरा हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ -3, ये हुआ -4। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? मैंने आपको बताया कि भाई जब आप फॉर एग्जांपल आप डाल रहे हो वैल्यू 0.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, तो नंबर लाइन पर 0.5 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी 0.5 के लेफ्ट में जो इंटीजर है वो क्या है? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। तो यानी 0 पे तो वैल्यू 0 ही होगी। 0 पे तो 0 पे तो वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। ठीक है, 0 से आगे 1 तक जो भी वैल्यूज है वहां पर भी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फिर 1 पर वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 है, तो इसका आंसर 1 होगा। यानी यहाँ पर मैं होलो सर्कल लगा देता हूँ और 1 पे लगाऊंगा डार्क सर्कल। और 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जैसे 1.5 लिया, तो 1.5 कहाँ आता है नंबर लाइन पर? 1 और 2 के बीच में। तो 1.5 के लेफ्ट में क्या है? 1 है। यानी इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा। यानी 1 पे मैं इस तरीके से लाइन खींच दूंगा। 2 का क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, और ये इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ, यहाँ और इस तरीके से हम अपने ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी? तो इसका डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। आप कुछ भी रियल नंबर्स इसमें डाल सकते हैं। इसकी रेंज बताइए क्या होगी? यानी इसका आउटपुट क्या आ रहा है? इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर्स आएंगे। इसके आउटपुट क्या आएंगे? हमेशा इंटीजर्स आएंगे। तो इसकी रेंज क्या होगी? इंटीजर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सो फाइनली हमारे फंक्शन विद ग्राफ, डोमेन एंड रेंज कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको सब कुछ यहाँ पर बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।